हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे G20 आउटकम और रसिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि G20 की जो इस साल की बैठक थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और उसमें हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्री एक तरीके से इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी। और प्रेशर इसलिए था कि किसी भी तरीके से इस यहाँ पे एक तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन जो है एक कंसेंसस के रूप में ना आ पाए और उसको लेके वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों का इंडिया के ऊपर एक तरीके का दबाव था कि दिल्ली डिक्लेरेशन ना साइन होने पाए। दूसरी तरफ रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अगर रसिया के के ऊपर चर्चा की जाती है यूक्रेन वार को लेके तो इसको दिल्ली डिक्लेरेशन को हम ब्लॉक कर देंगे। अब इंडिया बहुत बड़ी बड़ी एक तरीके से अड़चन में फंस गया था कि क्या किया जाए इसमें। फाइनली अगर हम देखें तो अभी जो है रिसेंट की बात है, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक तरीके के को से इंडिया को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया को हम एक तरीके से धन्यवाद देते हैं कि इंडिया ने दिल्ली डिक्लेरेशन को भी एक तरीके से अचीव किया और उसमें रसिया का बहुत ज़्यादा वो नहीं था, यूक्रेन वार को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। G20 की बैठक जो थी वो एक तरीके से डिरेलमेंट नहीं होने पाई। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आखिर रसिया जो है इतना ज़्यादा खुश क्यों है। तो पहले रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि जो पहले इंडोनेशिया में जो बाली समिट हुई थी, जो G20 की समिट हुई थी बाली में, उसमें ज़्यादातर मुद्दों पे यूक्रेन वार का ही डिस्कशन चल रहा था और उसमें ये बताया गया था कि कैसे यूक्रेन वार को रोका जाए और इसमें क्या किया जाए कि रसिया का एक तरीके से जो एग्रेशन है यूक्रेनियन टेरिटरी में उसको कैसे स्टॉप किया जाए। तो एक तरीके से वहाँ पे ज़्यादा आउटकम भी नहीं आए थे और पूरी जो G20 की बैठक थी वो इसी में निकल गई थी कि कैसे रसिया को एक तरीके से प्रिवेंट किया जाए कि वार लाइक सिचुएशन जो कि इस समय हैपन हो रही है यूक्रेन में वो किसी तरीके से बंद किया जाए। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा आउटकम बाली समिट में नहीं आए थे। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सरगेई लावरोव ऐसा क्यों कह रहे हैं और कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस समय रसिया जो है यूक्रेन वार में एक तरीके से उलझा हुआ है। रसिया का अपना एक स्टैंड है, उसका स्टैंड ये है कि यूक्रेन अगर हमको एक रिटर्न में आश्वासन दे दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा तो हम ये युद्ध रोक देंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन का ये कहना है कि यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है और उसका डिसीजन सर्वमान्य होना चाहिए। नाटो में शामिल होना है कि नहीं होना है ये यूक्रेन को एक तरीके से डिसाइड करना है। लेकिन उसी में हम देखते हैं कि यूक्रेन भी अपनी जीत पे अड़ा हुआ है। रसिया भी कह रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम है जो है वो एक तरीके से बदल जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को से नाटो कंट्री की जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी और बहुत कम समय में एक तरीके से अगर नाटो फोर्सेज चाहेंगी तो मॉस्को पे एक तरीके से कब्जा कर सकती है। इन सब पर्सपेक्टिव को देखते हुए रसिया ने भी एक तरीके से बहुत गहरी चाल चली है इसमें। उसका कहना है कि हम किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम नाटो में ज़रूर शामिल होंगे और हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम देखें तो एक तरीके से रसिया ने इंडिया की प्रशंसा की है और इस प्रशंसा के कुछ रीजन भी है। जैसे 1971 में जो वार हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें रसिया ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। उस समय रसिया यूएसएसआर था और उसमें रसिया ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। और इस संदर्भ में हम सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इंडिया का जो सिनेरियो रहा है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और उसमें हम देखते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है वो एक तरीके से बहुत अच्छा स्टैंड रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि इस समय इंडिया रसिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और ऑयल परचेज का जो एक तरीके से पेमेंट हो रहा है वो रूपी में हो रहा है। इससे हम देखते हैं कि रूपी और रूबल में एक तरीके से जो है एक्सचेंज रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है। इस यूक्रेन वार की वजह से जो रसिया की करेंसी रूबल है वो एक तरीके से कमज़ोर होती चली जा रही है। अगर हम फ्यूचर में देखें तो एक रुपया 2 रूबल के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अभी G20 डिक्लेरेशन में जो हुआ था उसमें एक
एक तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी हुई है। अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया एक तरीके से ऑयल के लिए यूनाइटेड स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से निर्भरता भी कम होगी, रसिया के ऊपर भी इंडिया की निर्भरता कम होगी। अब इंडिया के पास व्यापक मार्केट हो जाएगा तेल को इंपोर्ट करने के लिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अगर इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बनता है तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी इंडिया के लिए। और उसमें हम देखते हैं कि चाइना का जो एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी एक तरीके से लगाम लगाई जाएगी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसको G20 के सभी देश मानने के लिए तैयार हों और उस पर उन्होंने एक तरीके से साइन किया हुआ हो। तो G20 डिक्लेरेशन में सारे देश एक तरीके से राजी हो गए और उसमें 70 से ज़्यादा एग्रीमेंट हुए हैं G20 देशों के बीच में। इसमें हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को स्पेशली इंडिया ने इन्वाइट किया था और इंडिया ने कहा था कि एक ऐसे कॉन्टिनेंट को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक सदस्य देश माना जाए। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जब ये सारी कंसेंसस हो जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यूक्रेन वार का बहुत ज़्यादा जिक्र इस G20 समिट में नहीं होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इस समय परेशान भी थे कि यूक्रेन वार का जिक्र G20 में क्यों नहीं किया गया। लेकिन यूक्रेन वार का जिक्र ना होने की वजह से रसिया हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश है, इंडिया के ऊपर, कि G20 की बैठक भी संपन्न हो गई और एक तरीके से रसिया को एक तरीके से इंडिया ने कंडेम नहीं किया। तो इसीलिए वहाँ के विदेश